یہ सरशावेज नियाजी कौन है? गाड़ी में बैठते ही हया के सवाल पर वो मुस्कुराई थी। सरशावेज नियाजी मेरे स्कूल के वाइस प्रिंसिपल हैं। आम से लहजे में बोलती वो हया के दिमाग में चलती सोचों से अनजान थी। अच्छा जी, मुझसे झूठ अगर आपने बोला कि वो आपके स्कूल के वाइस प्रिंसिपल हैं तो आपसे आपकी खैरियत और कब वापस आने का इरादा है क्यों दरियाफ्त कर रहे थे? वो भी व्हाट्सएप पर मैसेज कर करके। अबरू रेस करते हुए वो अपनी जहानत का सबूत दे रही थी। मतलब तुमने सर के सारे मैसेजेस रीड किए थे और मुझे बताया भी नहीं? हया जो सुबह उठते ही माहीन के फ़ोन की बजती नोटिफिकेशन से अलर्ट हुई थी, फ़ौरन से सारे नोटिफिकेशन रीड करती हुई अपने खुराफाती दिमाग के घोड़े दौड़ा रही थी। बात मत पलटें, साफ साफ बताएं कि माजरा क्या है ये। हया के आगे बढ़ने पर वो गाड़ी के गेट से लगकर बैठ गई थी। वो इसलिए क्योंकि मेरी क्लास उनके अंडर है। ठहर ठहर कर जवाब देती हुई वो गाड़ी की विंडो पर सर रख गई। अच्छा, बस ये पूछने के लिए मैसेज किए गए थे, कोई और चक्कर तो नहीं है ना? अभी भी उसे शाहवेज और माहीन पर शक हो रहा था। आप दोनों कहीं एक दूसरे को पसंद वसंद तो नहीं करते? दिल का डर जुबान पर आ ही गया था। उन्होंने बहुत बार प्रपोज किया है मुझे। इतनी बड़ी बात आप इतने आराम से कैसे कह सकती हैं? माहीन के आम अंदाज पर वो शॉक्ड हुई थी। इतनी बड़ी बात तो नहीं है। जब हम लड़कियां घर से बाहर काम करने जाती हैं तो बहुत से राह में भी आते हैं, मगर ऐसा थोड़ी होता है कि हर राहगीर को हाथ थमा दिया जाए। वो अपने मखसूस धीमे लहजे में बोलती हुई वो हया को समझाने लगी। मैंने तो चलो शौक में टीचिंग शुरू की थी, मगर ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जो अपने घर के तंग मसाइल की वजह से घर से बाहर जॉब करती हैं। आम सी बात है, उन सबको भी ये सब कुछ फेस करना पड़ता है। और तुम बेफिक्र रहो, मेरे मजाजी खुदी मेरी तरफ से कुछ नहीं है और ना ही होने वाला है कभी। मुस्कुराती हुई वो हया के गालों को खींच गई थी। और क्यों नहीं हो सकता? अब उसे एक फिक्र लाहक हुई थी, क्योंकि माहीन रियाज बुखारी फ़कत अपने महरम से मोहब्बत करेगी और उसको ही अपने दिल में बसाएगी। काश मेरा कोई भाई होता। अगर भाई होता ना तो मैं आपको अपनी भाभी जान बनाती। हया की कही बात पर माहीन मुस्कुराई थी। जो है नहीं उसे सोचकर खुद को परेशान क्या करना? जो हमें खुदा ने दिया है बस उसका शुक्र अदा करना चाहिए। माहीन की बात हया के दिल में घर कर गई थी। ओह, मेरे बच्चे उदास हो गया। हया को खामोश बैठे देखकर माहीन आंखों में शरारत लिए पूछ रही थी, जो सोच के साथ साथ आंखें मटका रही थी। सगा भाई नहीं है तो क्या हुआ? इर्तज़ा भाई तो हैं, वो भी मेरे भाई ही हैं। माहीन इर्तज़ा शाह, हया हैदर शाह, दोनों को एक साथ तस्वुर में करती वो साथ ही साथ खुद को हैदर के साथ देख चुकी थी और चहकी थी। हाउ क्यूट कपल्स। दोनों हाथ माहीन के हाथों पर रखती वो खोए से अंदाज में बुड़बुड़ा रही थी। कौन है क्यूट कपल्स? वो हया की बस इतनी ही बुड़बुड़ाहट सुन पाई थी। बाद में बताऊंगी। माहीन के गले लगती हुई वो चहकी थी। हया के अचानक गले लगने पर वो फकत मुस्कुराई थी। हया से माफ़ी मांगने की खातिर हैदर शाह बुखारी विला आया था, मगर हया के साथ माहीन को घर से निकलते देखकर हैदर उनके पीछे ही चल दिया था, खुद को तसल्ली देने के लिए। वो जिस लड़की की तलाश में था उसे अपने ही गांव में देखकर उसे अपनी बिसारत पर शक गुजरा था। वाइट कलर के दुपट्टे को अच्छे से सर पर रखते हुए माहीन को कार से उतरते देखकर हैदर शाह की नज़रें आजिज़ी से झुकी थी। माहीन को देखकर हैदर को अनजानी सी खुशी महसूस हो रही थी, जैसे किसी डूबते हुए शख्स को सहारा मिल गया हो। वैसे ही माहीन को देखकर हैदर के लबों पर जो मुस्कुराहट आई थी, जो उसे और भी वजीह बना रही थी। कैसी वो टोटल तबाही। हैदर की आवाज़ पहचानने में हया को ज़रा देर न लगी थी। बिना मुड़े वो माहीन का हाथ पकड़कर उसे लहराते सरसब्ज खेत दिखाती हुई खुद को हैदर की मौजूदगी से अनजान जाहिर कर रही थी। इतना तो वो जान गई थी, जिस शख्स से नाराज़गी का इजहार किया जाता है वो कोई और हो ही नहीं सकता था हैदर के सिवा। मुस्कुराहट दबाते माहीन उसकी नाराज़गी वाला रूप देखकर हैरान थी। यहाँ से लेकर वहाँ तक हमारी ज़मीनें हैं और ये यहाँ से शुरू हो रही हैं। ये उस सड़ी हुई कुकड़ी की हैं। अपने पीछे हैदर पर तिरछी नज़र डालकर वो नाराज़गी से बोली थी। सड़ी हुई कुकड़ी यानी हैदर की? सरगोशियाना अंदाज में पूछती वो गर्दन मोड़कर हया के पीछे खड़े हैदर का जायज़ा लेते हुए वापस से हया की तरफ गर्दन मोड़ गई थी। वैसे चॉइस कमाल की है तुम्हारी। मैं बात करूं? कोई ज़रूरत नहीं है। बदमज़ा होती हुई वो माहीन को अपने साथ घसीटती हुई कार में बिठाकर खुद अपने पीछे आते हैदर को घूर कर रह गई थी। ये तुम हमारे पीछे क्यों आ रहे हो? माफ़ी मांगने के लिए। हया के सामने नज़रें झुकाए वो मुलजिमों की तरह खड़ा था। क्यों? कल रात मैंने जिस तरह तुमसे बात की थी उस तरह से नहीं करनी चाहिए थी मुझे, इसलिए सॉरी। क्या कहा? कान पर हाथ रखते हुए वो ऐसे जाहिर कर रही थी जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। हया की अदाकारी पर गाड़ी में बैठी माहीन कह कहा लगा गई थी।
معافی چاہتا ہوں اپنے کل کے رویے کے لیے۔ بلند آواز میں حیا کے کان میں چلاتا ہوا اپنا حساب وہ برابر کر رہا تھا۔ آرام سے بولو، بہری نہیں ہوں میں۔ اپنے سن ہوتے کان پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ خفگی سے بولی تھی۔ اب تو معاف کر دو تباہی۔ کان پکڑے وہ سچ میں شرمندہ تھا۔ معاف کیا؟ کیا یاد کرو گے کہ حیا بخاری نے تمہیں معاف کر دیا؟ شان بے نیازی سے کہتی ہوئی وہ گاڑی میں جا بیٹھی۔ یہ لڑکی کون ہے تمہارے ساتھ؟ حیا سنو تو، وہ پیچھے سے پکارتا رہ گیا اور وہ اپنی دھول اڑاتی گاڑی لیے وہاں سے جا چکی۔ ہر فیسلٹی یہاں موجود ہے، کہیں سے بھی مجھے یہ گاؤں نہیں لگ رہا بلکہ ایک چھوٹا سا شہر لگ رہا ہے۔ آدھے سے زیادہ گاؤں گھومنے کے بعد ماہین کو حیرت کے ساتھ ساتھ خوشی بھی ہوئی تھی۔ ابھی سب سے بڑی فیسلٹی تو آپ نے دیکھی نہیں آپی، وہ کیا ہے؟ تجسس سے پوچھتی ماہین پرجوش ہوئی تھی جاننے کے لیے۔ یہاں کا سب سے بڑا ہسپتال تو آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا، اس کو دیکھنے کے بعد آپ یہ چھوٹا سا شہر بھی مٹا دیں گی لفظ۔ حیا کے لہجے میں الگ ہی کھنک تھی اپنے گاؤں کی پذیرائی پر۔ ایسا ہے کیا؟ تو میں بہت بے چین ہو رہی ہوں دیکھنے کے لیے۔ منت ہسپتال کی طرف لے چلیں۔ حیا کا حکم ملتے ہی گاڑی منت ہسپتال کی طرف گامزن ہوئی تھی۔ چوراہے سے موڑ موڑتی ہوئی گاڑی کے ساتھ ساتھ ماہین کی زندگی عجیب موڑ پر آ گئی تھی۔ اس نئے سفر سے وہ بے خبر، بس بے صبری سے منت ہسپتال کی راہ دیکھ رہی تھی۔ کہاں تک پہنچ گئے ہو؟ آخری ڈاکٹر کا انٹرویو لے کر وہ پھر سے ڈاکٹر عامر شہزاد کو فون کر گیا تھا۔ میرے گھر سے تمہارے گاؤں کا سفر 4 گھنٹے کا ہے۔ ارتضیٰ کی صبح سے اسے کوئی 20ویں کال تھی۔ اب کی بار وہ مسکرایا تھا ارتضیٰ کے پوچھنے پر۔ کیا ہوا؟ ارتضیٰ کی آواز میں افسردگی محسوس کرتا وہ سوال کر گیا تھا۔ کچھ نہیں، بس یہ ناکام ڈاکٹر قابل ڈاکٹرز کے انٹرویو لے کر تھک گیا ہے۔ اب آ جاؤ پھر بیٹھ کر بات کرتے ہیں، افسردگی سے کہتا ہوا وہ کال ڈسکنیکٹ کر گیا تھا۔ صبح سے ہسپتال میں بیٹھا ہوا وہ ہر آنے والے ڈاکٹر کے انٹرویو کلیئر کر چکا تھا۔ انگلیوں کے پوروں سے گردن اور سر کو دباتا وہ چیئر کی پشت پر سر رکھ کر آنکھیں موند گیا تھا۔ آنکھیں بند کیے وہ ماہین کے سبھی چہرے کو سوچ کر واپس سے سیدھا ہو بیٹھا تھا۔ کافی حد تک آج کافی ڈاکٹرز کے انٹرویوز کلیئر کر چکا تھا وہ۔ ان سب کو ساتھ ساتھ پک اینڈ ڈراپ کی سہولت دے کر انہیں صبح سے جوائن کرنے کا کہہ چکا تھا۔ واو حیا، یہ تو واقعی بہت شاندار ہسپتال ہے، اور نام بھی تو بہت پیارا، منت۔ واو، ابھی یہاں پر ڈاکٹرز نہیں ہیں، بس نرسیں ہیں جو مریضوں کو دیکھتی ہیں۔ ماہین کو آگاہ کرتی وہ متلاشی نظریں دوڑاتی ہسپتال کے اندر داخل ہوئی تھی۔ یہاں بلڈ ڈونیٹ بھی کیا جائے گا۔ حیا، پھر تو یہ بہت مہنگا ہوگا اور گاؤں والوں کی پہنچ سے دور بھی، کیونکہ اتنا خرچہ اس ہسپتال کے مالک نے کیا ہے تو وہ گاؤں والوں سے وصولے گا نا۔ اپنے تحت وہ صحیح سوچ رہی تھی۔ یہ فلاحی ہسپتال ہے میری آپی، اور رہی بات مہنگے ٹریٹمنٹ کی تو جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے سب کچھ فری، اور جو افورڈ کر سکتے ہیں ان کے لیے کوئی رعایت نہیں۔ ماہین کو آگاہ کرتی ہوئی وہ سامنے سے آتی نرس کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ بڑے دل والا اور حساس طبیعت کا مالک ہوگا اس منت ہسپتال کا مالک۔ جو شخص سنگ دل جلاد تھا، اس کی نظر میں آج وہ جانے انجانے میں اس کی تعریف کر رہی تھی۔ انجانے احساس کے ساتھ خوبصورت اور ہر آسائش کے ساتھ بنے منت ہسپتال کو دیکھتی ہوئی وہ مسکرا رہی تھی۔ کہیں سے بھی یہ ہسپتال اسے گاؤں کا حصہ نہیں لگ رہا تھا۔ آپ دیکھیں، میں ابھی آئی، جس مقصد سے وہ ماہین کو یہاں لائی تھی اسے وہ بھی تو پورا کرنا تھا۔ ارتضیٰ کا پوچھتی ہوئی وہ خالی وارڈز کے سامنے سے گزرتی ہوئی ارتضیٰ کیبن تک آئی تھی۔ شکر ہے ارتضیٰ بھائی آپ یہاں پر ہیں، ورنہ میں تو بنا آپ سے ملے ہی چلی جاتی۔ کیبن میں داخل ہوتی وہ چیئر سے ٹکرائی تھی۔ تباہی، وہ زیر لب بڑبڑایا تھا۔ دھیان سے مسکراتا ہوا وہ اپنی چیئر سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اب میں تمہیں کچھ دن یہاں پر ہی ملوں گا۔ حیا کے برابر میں کھڑا ہوتا ہوا وہ اس کو یہاں دیکھ کر حیران ہوا۔ اور ڈیری پر جس کی ہے وہ خود سنبھالے گا، میں تو وزٹ کرنے گیا تھا۔ اور کیا لوگی؟ عام سے پوچھتا ہوا وہ حیا کو خاموش دیکھ کر مسکرایا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ ارتضیٰ بھائی میری کزن آئی ہوئی ہے میرے ساتھ، باہر کھڑی ہے، وہ بھی آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ بنا رکے وہ جھوٹ بول گئی تھی۔ اچھا تو پھر تم انہیں اپنے ساتھ لے آتی۔ واپس اپنی چیئر پر بیٹھتا ہوا وہ حیا کے ہاتھوں میں ہوتی حرکت کو نوٹس میں لیے ہوا تھا۔ وہ بہت شرمیلی ہیں، اس لیے وہ یہاں نہیں آئیں گی، آپ چل کر مل لیں ان سے۔ ارتضیٰ کے سامنے جھوٹ بولنے کی ہمت جمع کرتی وہ پسینہ پسینہ ہو رہی تھی۔ حیرت ہے مجھ سے ملنا چاہتی ہیں اور شرم بھی آ رہی ہے۔ بات کو دہراتا ہوا وہ کنفیوز ہوا تھا۔ چلو مل لیتے ہیں۔ اچانک سے اپنی جگہ سے اٹھتا وہ گیٹ کھول کر باہر کی طرف جاتا ہوا رکا تھا۔ اف، شکر، دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ لمبا سانس باہر نکال کر مسکرائی تھی۔ تم بھی آؤ نا، گردن موڑ کر حیا کو بھی ساتھ آنے کا کہتا ہوا وہ حیران ہوا تھا حیا کو یوں ہنوز کھڑے دیکھ کر۔ آپ چلیں، میں آتی ہوں پانی پی کر۔ پانی کا گلاس منہ سے لگاتی ہوئی وہ ارتضیٰ کی طرف پیٹ کر گئی۔
हया को पानी पीता देखकर वो अपने कंधे उचकाता वहां से निकल गया। मगरूर चाल चलता हुआ वो वार्ड में खड़े नर्स स्टाफ के सलाम का जवाब देता हुआ सामने मुस्कुराती हुई माहीन को देखकर पल भर के लिए रुका था। आंखों को हथेली से मसलते हुए वो उसके होने पर मुस्कुराया था। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप? शनासा सी आवाज़ पर वो अचानक मुड़ी थी। जल्लाद माहीन की आंखों में अपने लिए खौफ और अपने सामने अटकते देखकर खुद इर्तज़ा ही माहीन का लफ्ज़ पूरा कर गया था। क्यों? इर्तज़ा को देखकर वो आंखें बंद कर गई थी, जैसे आंखें खोल लेने के बाद वो वहाँ नहीं होगा। थोड़ी देर बाद आंखें खोलती ही वो से अपने सामने खड़े इर्तज़ा शाह को देखकर वहाँ से जाने के लिए मुड़ी थी। पिछली मुलाकात याद करती वो धुंधली होती निगाह से वहां से जाती हुई अचानक से टेबल पर रखे कांच के टुकड़ों पर हाथ रखती हुई अपना हाथ जख्मी करवा गई थी। कर लिया ना खुद को जख्मी, अब लो मजे। माहीन का हाथ पकड़ते हुए वो खफगी और फिक्र से बोला था, छोड़े मेरा हाथ। खून देखकर ही माहीन की आंखों में जैसे सैलाब उमड़ आया था। पहले बैंडेज करवा लो फिर छोड़ दूंगा। कट लगी जगह पर से हाथ का दबाव देते हुए वो माहीन से ज्यादा परेशान हुआ था। मैं डॉक्टर से बैंडेज करवाऊंगी। जिद्दी बच्चों की तरह वो रोती हुई बहुत क्यूट लग रही थी। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि मैं डॉक्टर ही हूँ, अब बैंडेज कर सकता हूँ आपकी। हैरानगी से इर्तज़ा को देखते हुए वो उसके साथ चल रही थी। यहाँ बैठो। माहीन को चेयर पर बिठाकर वो खुद घुटनों के बल बैठकर डिटोल से खून साफ करने लगा। इर्तज़ा शाह को ऐसे देखकर हैरान हुई थी वो। जल्लाद डॉक्टर कैसे बन सकता है? वो मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाई थी। माहीन की बुड़बुड़ाहट सुनते हुए इर्तज़ा के लबों को मुस्कुराहट छू कर गुजरी थी। अब तो यही सच है। संजीदगी से बोलते हुए इर्तज़ा को सुनकर माहीन को हैरत का झटका लगा था। डॉक्टर जल्लाद, वो ज़ेरे लब बोली थी, जिस पर इर्तज़ा मुस्बत में गर्दन हिलाकर यकीन दहानी करवा रहा था उसे। अच्छे से करें ना, ध्यान देकर। आराम से करें, दर्द हो रहा है। ये क्या कर रहे हैं? किसने बनाया है आपको डॉक्टर? कोई पागल ही होगा जिसने आपको पीएचडी की डिग्री दी। तवातुर से आंसू बहाते हुए वो साथ साथ अपनी जुबान के जोहर दिखाकर इर्तज़ा को इरिटेट कर रही थी। अच्छे से सिपरेट से गीली रुई को देखकर बार बार अपने हाथ को पीछे करती हुई वो इर्तज़ा को मजबूर कर रही थी ऐसा कुछ करने पर वो जो नहीं करना चाहता था। आराम से, दर्द हो रहा है। खून बंद हो चुका था। सिपरेट से की गई गीली रुई को साइड पर रखता हुआ वो एक हाथ से माहीन का हाथ पकड़े ठोरी के नीचे अपना दूसरा हाथ रखकर बैठा हुआ। इर्तज़ा उसकी अदाकारी देखकर मुस्कुराया था, जो आंखें बंद किए बस दुहाइयां दे रही थी। दर्द हो रहा है? नर्म लहजे में वो पूछते हुए हनूज मुस्कुराया था। बहुत ज्यादा हो रहा है। बच्चों की तरह मिनमिनाती वो इर्तज़ा को काबिले रहम लगी थी। आप अच्छे डॉक्टर नहीं हैं, जल्दी जल्दी बैंडेज करें वरना मेरा सारा खून जाया हो जाएगा। अंदर से कुछ छनाके के साथ टूटा था और वो एक ही पल था जिसने इर्तज़ा को संगदिल बना दिया था। जख्म पर हाथ से जोर देता हुआ संजीदगी से माहीन को चीखते देखकर वो पुरसकून हुआ था। जल्लाद संगदिल, आंसू बहाती वो इर्तज़ा को मुस्कुराते देखकर कुलसी थी। और इस संगदिल और जल्लाद को आप ही ने बेदार किया है मिस। नाम क्या है आपका? माहीन रियाज। इर्तज़ा के सख्त गिर लहजे पर पूछते हुए उसे देखकर खौफजदा होते हुए फौरन अपना नाम बता गई थी। माहीन रियाज, आपके नाजुक और मुलायम हाथ पर बहुत गहरा कट आया है। इसमें से खून आना बंद हो गया है। हल्के से कट पर तंज करता हुआ वो उठ खड़ा हुआ था। तो बैंडेज कौन करेगा? इर्तज़ा को शाने बेनियाजी से जाते देखकर वो उसे पुकार गई। मुझ जैसा जल्लाद, संगदिल, नाकाम डॉक्टर एक छोटे से, मतलब इतने गहरे कट की बैंडेज करता हुआ अच्छा थोड़ी लगेगा। आप एक काम करेंगी माहीन रियाज, किसी स्पेशलिस्ट से बैंडेज करवाएं। ठहरे हुए लहजे में बोलता वो कंधे उचकाकर वापस जाने के लिए मुड़ा था। भर्राई आवाज में मिन्नत करती वो उसे जाते हुए कदमों पर रोक गई थी, एक शर्त पर। गर्दन मोड़कर वो माहीन के आंसुओं से तर चेहरे को देखा, लब दबाए खड़ा था। क्या? कल के और आज के मेरे साथ किए गए अपने रवैये पर सॉरी करो, फिर बैंडेज करने का सोच सकता हूँ, वरना। वो भी अपने नाम का एक सारे हिसाब बराबर करने खाता खोल बैठा था। ये कैसा वक्त आ गया है माहीन रियाज तुझ पर कि अब तू उस जल्लाद से माफ़ी मांगेगी। हया कहाँ हो? मुझे इस जल्लाद के पास छोड़कर कहाँ दफ़ा हो गई हो तुम? हया को सोचकर मुसलसल आंखों से बहते आंसुओं में रवानी आई थी। जब भी फ़ोन पर आए हया के टेक्स्ट को फ़ौरन से पढ़ती हुई अपनी किस्मत पर मातम करती हुई वो सारे अस्पताल को अपने आंसुओं से डुबोने का इरादा किए हुए थी। सॉरी माहीन, आप ही बिना बताए जा रही हूँ। ज़रूरी काम आन पड़ा है जिस वजह से आपको अकेले छोड़कर जा रही हूँ। यहाँ आप किसी को भी कह देंगी तो वो आपको बुखारी विला तक छोड़ देगा। माहीन के जाविये देखने से कासिर रही थी, मगर इर्तज़ा को मुस्कुराते देखकर वो बेसब्री से घर के लिए निकली थी।
अजीब सी बेबसी महसूस हो रही थी इर्तज़ा को यूं माहीन को रोते देखकर। अच्छा छोड़ें, लाएं मैं बैंडेज कर देता हूँ। बिना चूं चरा किए बैंडेज करवाती माहीन को एक नई परेशानी ने घेर लिया था। वो घर कैसे और किसके साथ जाएगी? किसके साथ आई हैं आप? कज़न के साथ आई थी और अब वो मुझे यहाँ अकेले छोड़कर चली गई है। इर्तज़ा के नर्म लहजे से बोलने ने उसे हिम्मत दी थी। कज़न? इर्तज़ा भाई, वो मेरी कज़न आई हुई है, मेरे साथ बाहर खड़ी है, वो भी आपसे मिलना चाहती है। हया की बात याद करता हुआ वह हैरान हुआ था। क्या माहीन ही वो लड़की है जिसका जिक्र हया कर रही थी? जहन में चलती सोच को सोचता वो माहीन को देखकर नजरें झुका गया। हया नाम है आपकी कज़न का? बिलाखिर वो पूछ ही गया, जिसका जवाब माहीन ने मुस्बत में गर्दन हिलाकर दी थी। आइए मैं छोड़ देता हूँ। 1 मिनट की ताखीर किए वो उसे लिफ्ट देने की ऑफर कर गया था। बदला तो नहीं लेंगे ना? रोने की वजह से सुर्ख होती आंखें लिए वो सवाल कर रही थी। नहीं लूँगा, आ जाएं। खाली वार्ड से बाहर निकलता हुआ उसे अपने पीछे आने का कहता वो रिसेप्शन की तरफ बढ़ा था। बाएं हाथ से आंसू साफ करती वो इर्तज़ा के पीछे पीछे चल रही थी। इसका क्या भरोसा कब अपनी बात से फिर जाए। डॉक्टर आमिर शहजाद आए तो मेरे कैबिन में बिठा दीजिएगा। माहीन आए। इर्तज़ा के पीछे चलती उस नाजुक सिन्फ लड़की को देखकर सब स्टाफ नजरें झुका गया था। बल खाती हुई कच्ची पक्की सड़कों पर महारत से ड्राइव करता इर्तज़ा शाह वक्फे वक्फे से अपने बराबर में बैठी माहीन के सभी चेहरे को देख रहा था, जो खामोश बैठी हुई विंडो से बाहर देखती हुई जल्लाद के नए अंदाज पर हैरान थी। हया को कैसे जानते हैं आप? अचानक से दिमाग में सवाल आया तो वो इर्तज़ा से पूछ गई। क्यों? वो उल्टा सवाल पूछ गया था। ऐसे ही। क्यों भूल गई माहीन? जल्लाद है तो जल्लाद ही रहेगा। अपना सा मुँह लिए वो बुड़बुड़ाई थी। कुछ कहा आपने? बज़ाहिर वो ड्राइविंग कर रहा था मगर उसका सारा ध्यान माहीन की तरफ था। सुन तो वो चुका था, फिर भी वो उसके मुंह से सुनने का ख्वाहिशमंद था। उसके मुंह से जल्लाद नाम सुनना भी उसे एक अलग सरूर बख्शता था। नहीं तो कुछ भी नहीं, वो इर्तज़ा के पूछने पर डगमगाई थी। अपनी मुस्कुराहट दबाए वो ड्राइविंग करता हुआ अपनी पेशानी पर हाथ रख गया था। चाचू चाचू माहीन को अस्पताल छोड़कर खुद वो ड्राइवर के साथ बुखारी विला आ गई थी। अम्मो जान, चाचू घर पर हैं? अंधाधुंध भागती हुई हया रियाज साहब को घर ना पाकर फूले हुए सांसों के साथ शाकरा बेगम से पूछ रही थी। सांस तो ले लो पहले, और ये क्या तुम दनदनाती हुई अकेली आ गई हो? माहीन कहाँ है? हया के साथ। उसको देखकर वो हया को डांट रही थी मगर उसके सर पर जूं तक न रेंगी थी। आ जाएंगी वो। चाचू कहाँ हैं? कैसे आ जाएगी? कल भी गुम हो गई थी और तुमने आज फिर उसे अकेला छोड़ दिया। अम्मो वो जहाँ पर है महफूज है। शाकरा बेगम को परेशान देखकर उन्हें तसल्ली देने लगी। चाचू गाड़ी के हारन को सुनकर खफगी से अम्मो की तरफ देखती हुई वो बाहर भागी थी। शुक्र है चाचू आप आ गए, पता है कब से इंतज़ार कर रही हूँ आपका। तरकी बतरकी बोलती वो रियाज साहब का हाथ पकड़कर उनके साथ चल रही थी। वाह बाबा की जान, आज चाचू की जान बन गई हैं और बाबा को भूल गई। हया को रियाज साहब के साथ जाते देखकर हमदान साहब लहजे में मसनूई नाराज़गी लिए पीछे से बोले, बाबा जानी सॉरी, आपको देखा ही नहीं। हनूज रियाज साहब का हाथ पकड़े वो अफसुर्दगी से बोली, चलो कोई बात नहीं, बाबा ने माफ़ किया अपनी जान को। आई लव यू बाबा जानी। हमदान साहब और रियाज साहब के दरमियान में दोनों के हाथ थामे वो छोटी सी बच्ची लग रही थी। चाचू जी चाचू की जान। रियाज के बैठने का इंतज़ार भी न करती वो फ़ौरन से बोली, नरजिश आपी की शादी को कितने साल हो गए हैं? हमदान साहब मुस्कुराए अपनी बेटी की मासूमियत पर। पता नहीं अब क्या नया कारनामा अंजाम देने वाली है। शाकरा बेगम दिल ही दिल में हया के चेहरे से शरारत देखकर परेशान हो गई थी। 3 साल। रियाज साहब को अंदाज़ा न था वो आज उनसे इतनी गर्म जोशी से मिलने के बाद ये सवाल पूछेगी। 3 साल। और उन्हें पाकिस्तान आए हुए कितने साल हो गए? एक और सवाल जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी आज वो फिर से पूछ रही थी। तकरीबन 1 साल पहले। हमदान साहब की तरफ देखते हुए वो मुस्कुराए थे। उनके देखने से साफ जाहिर था वो उनकी हिम्मत को दाद दे रहे थे, जिस पर हमदान साहब भी मुस्कुराकर दाद वसूल करने लगे। माहीन और हया की शरारतों में दिन रात का फर्क महसूस करते हुए माहीन को यहाँ मौजूद ना पाकर वो नजरें झुका गए। तो फिर से बंदोबस्त करते हैं उन्हें यहाँ बुलाने का। रियाज साहब के बराबर में आकर बैठती हुई वो शाकरा बेगम की मुसलसल घूरियों को झटकती हुई पुरजोश हुई। जैसे कि क्या? हमदान साहब के पूछने पर शाकरा बेगम की सवालिया नज़रों को देखकर वो महजूज हुई थी। सलीमा चाचू और बाबा जानी के लिए पानी लाओ और साथ अदरक वाली कड़क चाय। अम्मो जान आप बनाकर लाएं अच्छी सी चाय, और 1 कप मेरे, और हाँ आपका दिल करे तो आप अपने लिए भी बना लीजिएगा। बिना हमदान साहब के जवाब दिए वो शाकरा बेगम को यहाँ से भेजने के लिए उनको चाय का कह चुकी थी।
आप जाएंगी तो बात शुरू करूंगी ना अम्मो, वरना आपने बीच में ही टोक देना है। शाकरा बेगम की घूरी से शर्मिंदा होती हुई वो दिल में सोचकर नजरें झुका गई। चाय के लिए कुछ खाने के लिए भी साथ ले आइएगा। हमदान बुखारी के बोलने पर अपनी जगह से उठती हुई हया की चालाकी पर तासुफ से वो गर्दन हिलाकर रह गई। इतना तो वो जानती थी कि वो कुछ ऐसी बात जरूर करने वाली है जो उनकी मौजूदगी में हरगिज नहीं कर सकती थी। हम कहाँ थे? हम नहीं, आपको जवाब देना था। जैसे कि ऐसा करना चाहिए कि नरजिस आराम से वापस आ जाए बिना कुछ बहाना बनाए। यहाँ पर हमदान साहब के साथ रियाज साहब भी हया के जवाब के मुंतजिर थे। जैसे कि माहीन आपी की शादी फिक्स कर देते हैं, फिर तो वो नचाती हुई आएंगी पाकिस्तान। रियाज साहब के साथ हमदान साहब भी हया की बात पर हैरान हुए थे। दोनों को भवें सुकेड़ कर खुद को देखते पाकर वो अपना निचला होंठ दांतों तले दबाए उदास हुई थी। इर्तज़ा और माहीन आपी को एक साथ देखकर वो क्या से क्या सोच चुकी थी, मगर यहाँ तो शादी के नाम पर ही दोनों से ऐसे देख रहे थे जैसे उसने माहीन की शादी का कहकर कोई गुनाह कर दिया हो। शादी करवाने के लिए लड़का भी होना चाहिए, ऐसे थोड़ी शादियाँ होती हैं। कहीं ना कहीं हया ने रियाज साहब के दिल की बात कही थी। क्या मतलब आपको गुस्सा नहीं आया? रियाज साहब की बात उसे सुकून बख्श गई थी। और रही बात लड़का ढूंढने की, अपनी वर्ल्ड बेस्ट माहीन आपी के लिए वर्ल्ड का बेस्ट लड़का देखा है मैंने, हैंडसम, डैशिंग और हीरो जैसा। रवानी से बोलती हुई वो चहकी थी। हैंडसम से क्या है बेटा, सीरत मायने रखती है। वो हया की बचकाना हरकत पर फिर से मुस्कुरा दिए थे और संजीदगी से बोले, बिल्कुल। हमदान साहब ने भी अब तायद की। लो, सीरत ही देखनी है तो मन्नत अस्पताल मुंह बोलता सबूत है। और उनकी नेक सीरत और रहम दिली का कुछ तवक्कुफ के बाद वो बिना झिझके बोली थी, एक मिनट, आप इर्तज़ा की बात कर रही हैं क्या? जी बाबा जानी, इर्तज़ा भाई और माहीन आपी एक साथ बहुत प्यारे लगेंगे। उन दोनों को साथ देकर ऐसे लगा जैसे वो एक दूसरे के लिए ही बने हैं। बेध्यानी में बोलती वो हमदान बुखारी और रियाज साहब की खामोशी को समझ नहीं सकी थी। इर्तज़ा शाह का नाम सुनकर ही रियाज साहब को चुप साध ली थी। हया, आपका दिमाग तो ठीक है, ऐसे कैसे हम आपके कहने पर माहीन के रिश्ते के लिए शाह हवेली जाएं? और रही बात माहीन के रिश्ते की, तो ये हमारा फैसला होगा कि कहाँ करना है और कहाँ नहीं। आपको बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं। समझ में आई बात? रियाज साहब को चुप देखकर हमदान बुखारी हया को डपटते हुए रियाज साहब के हाथ पर हाथ रखकर उन्हें हौसला दे गए। सॉरी बाबा जानी, भराई हुई आवाज़ में मिनमिनाती उंगलियों को आपस में उलझाते हुए वो खुद पर जब्त कर गई। हया, जी चाचू। हमदान बुखारी के डपटने पर वो नम आंखें लिए खामोश बैठी थी। अच्छा नहीं लगता ना बच्चे, लड़की वाले खुद लड़के वालों के घर रिश्ता लेकर जाएं। तहम्मुल के साथ हया को समझाते हुए वो रिलैक्स हुए थे। अगर खाला जान खुद आए तो? नम आंखों में उम्मीद जागी थी। सवाल पूछती हुई वो कुछ तवक्कुफ के लिए उन दोनों को खामोश करवा गई। फिर सोचा जा सकता है। रियाज साहब के कहने की देर थी और वो खुशी से उनके गले लग गई। तो फिर तैयार रहें, कहकर वो भागती हुई वहाँ से शाकरा बेगम से टकराते हुए बची। सॉरी, इसे क्या दे दिया आप लोगों ने कि इतनी चहकती हुई गई है? चाय का कप हमदान साहब को देते हुए वो हया को खुश देखकर हैरान हुई थी। इर्तज़ा की शादी की बात की है आज तक आपकी आपा ने आपसे? चाय का सिप लेते हुए आम से लहजे में पूछते हुए शाकरा बेगम के चेहरे पर नजरें जमाए हुए थे। नहीं, मगर आप अचानक से क्यों पूछ रहे हैं? सब ठीक है ना? हमदान साहब के पूछने पर वो परेशान हुई थी। कोई बात नहीं है बेगम। शाकरा बेगम की नज़रें अब रियाज साहब के चेहरे पर टिकी थीं। मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। शाकरा बेगम की नज़रें खुद पर टिके देखकर रियाज साहब अपनी जगह से उठकर वहाँ से चले गए थे।